हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आधारशिला में। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें आप यूज़ करके, जिनका आप प्रयोग करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। और आपका 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं बस इतना कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ तरीके बताऊँ जिसे आप मानो, यूज़ करो और आपको उसका फ़ायदा मिले। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको एग्ज़ाम देते समय ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको एग्ज़ामिनर नहीं जानता है। जो आपकी कॉपी देखेगा वो सिर्फ आपकी कॉपी के बेस पे आपको मार्क्स देगा। आप इस चीज़ को माइंड में अपने रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं, देखिए। जैसे कि पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे, ये आपको पता भी होगा बट मैंने छोटी छोटी बातों को आपको मैं बता रही हूँ। आपको हर एक बात पे ध्यान देना है क्योंकि छोटी बातों से ही बहुत फ़ायदा मिलता है और छोटी छोटी गलतियाँ ही बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारे डीएलएड के एग्ज़ाम में कॉपीज़ मिलती है एग्ज़ाम में, वो थोड़ा सा बड़ी होती है, ठीक है। उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आपने बाकी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो आप क्या करते हो, बड़ी सी स्केल लेके जाते हो, साइड में लाइन खींचते हो बहुत ज़्यादा गैप देकर, और दोनों तरफ से लाइन खींचते हो। ऊपर भी बहुत सारे बच्चे लाइन खींच देते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉपी भरना है, लिख के, डायग्राम बना के और चार्ट बना के, इससे आपको कॉपी भरना है, ना कि लाइन खींचकर। तो पहली चीज़ आपको यही याद रखना है कि आपको कोई भी लाइन बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। सिर्फ एक लाइन खींचिए, वो भी इस साइड, ठीक है। जिधर आपको क्वेश्चन नंबर डालना हो या जो भी डालना हो, आप वहाँ पर लाइन खींच लीजिए। सिर्फ एक लाइन, पूरे आपको कॉपी पे टीवी नहीं बनाना है कि ऊपर नीचे अगर ना, सिर्फ एक लाइन आपको खींचनी है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप जब भी कॉपी फिल कर रहे हो तो अपना रोल नंबर बहुत अच्छे से चेक कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं रोल नंबर 35 लाख 36,000, इस तरह से लिखते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको लिखना है 2 1 3 4 0 0, इस तरह से करके शब्दों में आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। जहाँ पर आपको लिखना होता है शब्दों में रोल नंबर, वहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा ये गलती करते हैं, और होता क्या है उसमें कि हज़ार हज़ार और लाख करके फिर वो गलत कर देते हैं। फिर वो टीचर से डांट भी खाते हैं और पूरे क्लासरूम में मैम यही बोलती है कि आपको टीचर बनना है और आप रोल नंबर नहीं लिख पा रहे हो। तो आप ये गलती मत करिएगा। क्या करना है आपको, 3 5 4 2 0 0 1 3, जो भी आपका रोल नंबर है ऐसे लिखना है शब्दों में, ठीक है। बाकी आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से फिलअप कर लीजिए। रोल नंबर आप 2 बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपने रोल नंबर गलत तो नहीं डाला है, ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखना है, अगर आप बी कॉपी लेते हो तो पहली चीज़, आप बहुत जल्दी में होते हो जब आप बी कॉपी ले रहे होते हो, ठीक है। आप उसको फिल नहीं करते हो। सबसे पहले इसमें आप अपना नाम और रोल नंबर डाल दीजिए और स्कूल का नाम। बाकी चीज़ें आप बाद में फिल करते रहिए, लेकिन पहले इसको डाल के तभी आप आंसर लिखना शुरू करिएगा, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं लिखी होगी तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। और जो आपकी ए कॉपी होगी उस पर आप लिखेंगे A+B+C या A+B1 B2, जो भी आप लिखते हैं उसको फर्स्ट वाली कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कितनी कॉपी ली है। क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, आप लोग अच्छे से बांधते नहीं हो और कॉपी खुल जाती है या अलग हो जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले A+B+C या जितनी भी आप कॉपी ले रहे हो उसको लिख लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग पे। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, टाइम हमारे पास कम होता है और आंसर्स जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा लिखना होता है हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर राइटिंग बना के लिखते हैं, एक एक पेज के आंसर लिखते हैं, और लास्ट में जब हम देखते हैं टाइम हमारे पास कम है तो फिर हम बहुत छोटे छोटे लिख कर चले आते हैं। तो पहली चीज़ आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि सारे आंसर, जैसे 1 मार्क्स के हैं तो सारे आंसर्स आप एक साइज़ के लिखिए। जैसे आप आधे आधे पेज का लिख रहे हो या 30 लाइन का लिख रहे हो, जितना भी लिख रहे हो आप उतने के ही सारे लिखो। कुछ आंसर्स क्या होते हैं, 1 वर्ड वाले होते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ अप्लाई नहीं करना है। 1 वर्ड वाले आंसर आप 1 वर्ड में दीजिए,
उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्लेनेशन पूछ ले रहा है 1 मार्क्स में, तो उन सारे क्वेश्चंस का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, कोशिश आप यही करिएगा। बाकी अगर लास्ट के क्वेश्चन आपके छोटे हो जाते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे के पास टाइम कम है और उसने जल्दी जल्दी कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि लास्ट में तो मैं लिख नहीं पाई, फिर उसकी वजह से सोच सोच के आप नेक्स्ट पेपर खराब कर लो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, बस आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि सारे आंसर्स आप सेम साइज का लिखो। और इसके अलावा क्या करना है, जैसे कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया गया, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया समावेशी शिक्षा क्या है, आपको समावेशी शिक्षा में किन छात्रों का समावेशन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको नहीं पता है, ठीक है, मान लीजिए आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि समावेशी शिक्षा में किन छात्रों का समावेशन करते हैं, लेकिन आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पता है कि उसमें विशेष प्रकार के और सामान्य प्रकार के सभी प्रकार के बच्चों का समावेशन करते हैं, तो आप उस आंसर को लिखिए, ज़रूर लिखिए। क्योंकि आपको क्या करना है, आप इस लेवल पे हो कि अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है आपके सिलेबस से, तो ऐसा नहीं है कि वो नाम आपने पहले कभी नहीं सुना है, या ऐसा भी नहीं है कि आप उस नाम को सुनकर अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो आप ट्राई करिए, आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि आंसर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट अगर नहीं लिखोगे तो फिर तो आपको नहीं मिलेगा ना। लिखोगे तो चांसेस है कि मिल सकता है, बट अगर नहीं लिखोगे तो आप तो वैसे ही 0 कर लिए। इसलिए आपको आंसर जरूर लिखना है। और पहली चीज़, आंसर लिखते समय आपको याद रखना है, मान लीजिए कोई वर्ड है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक, तो आप इसके नाम से समझिए कि ये क्या कह रहा है। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो समावेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मिलाना। तो क्या मिलाना, ऐसे छात्र को मिलाना जो नहीं है वहाँ पर, शिक्षा नहीं ले पा रहे। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आंसर जरूर लिखो। अगर कोई आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, आप उस आंसर में लिख सकते हो। बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी ओपिनियन अपने आंसर में रख सकते हैं। जैसे कि अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ ले कि किसने कहा है कि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं लिखना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप हमारी चीज़ को समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको समझाइए, तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, और आपको क्या लगता है आप वहाँ पर अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपको ज़रूर लिखना है, कोई भी आंसर छोड़ना नहीं है। और आप इस लेवल पे हो कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सको और आंसर में लिख सको। ठीक है, ये चीज़ भी आपको सोच के रखना है पहले से ही। और एक लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है, फ्लो चार्ट या चार्ट डायग्राम। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, लास्ट में हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक्सप्लेनेशन पूरा कर पाए, तो हमें एक डायग्राम बना देना है। ठीक है, या फिर कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो ऊपर छोटा सा उसका डायग्राम बना दो, फिर उसके आंसर को नीचे लिख दो। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जैसे ही आपके डायग्राम को देखेगा वो समझ जाएगा कि आप इसमें क्या, आपको ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, फिर वो आपको ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको डायग्राम बनाने से आपकी कॉपी थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाती है, थोड़ा सा अलग हो जाती है। वैसे तो आजकल हर बच्चे डायग्राम बनाते हैं, बट मैं यही कहूँगी जो बच्चे नहीं बनाते हैं उन्हें भी ट्राई करना चाहिए। जैसे कि डायग्राम का क्या मतलब है, जैसे आपने लिखा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, बीच में लिखिए शिक्षा या शिक्षण, और तीनों ध्रुवों पर उसके तीनों ध्रुव जो है उसका नाम लिखिए, जैसे कि शिक्षक, सिलेबस या पाठ्यक्रम, और तीसरा है आपका विद्यार्थी। तो इस तरह से जब आपने ये ट्रायंगल वाला बना दिया तो इससे क्या होगा, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा आपका आंसर, और एग्जामिनर को पता चल जाएगा दैट आपको ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक, इसके अलावा आप डायग्राम कहाँ बना सकते हो, जैसे आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपका पूछ लिया गया टीचिंग मेथड्स के बारे में, तो आप एक डायग्राम बनाइए, वहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, कि टीचिंग मेथड केवल लिख दीजिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक है, 2 ऐसे लाइन खींच लीजिए, फिर आप लिखिए ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, फिर ओल्ड के आगे और लाइनें खींचिए और उसको कैटेगराइज करिए जो जो ओल्ड मेथड है। जैसे कि आपका बहुत सा 3 मेथड है आपके ओल्ड मेथड में आते हैं जो आपके सिलेबस में है, ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड। ठीक है, फिर आप न्यू वाले में आएंगी, वहाँ पर फिर से एक लाइन खींचेंगे और तीनों का नाम देंगे, जैसे कि बाइलिंगुअल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड
और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये सारा कुछ आप ऐसे डायग्राम बना के पूरा लिख देंगे। फिर क्या होगा कि एग्जामिनर जैसे ही देखेगा आंसर, उसे पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ें आ रही हैं और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है। और इसके अलावा आप डायग्राम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रोसेस पूछ लिया तो आप क्या करोगे, एरो बना बना के सारे प्रोसेस वर्ड लिखोगे, फिर एरो, फिर वर्ड, फिर एरो। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव कॉपी आपकी रहेगी और आपको चांसेस होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और अगर आपने मेरी बातों को माना है तो यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर करोगे भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।